तो आज का टॉपिक होगा वो सबसे पहले हम यादव राजवंश को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यादव राजवंश के बाद नाग राजवंश डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे वाला कोर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यादव राजवंश के बारे में। तो यादव राजवंश की जानकारी के स्रोत यहाँ पर सबसे पहले हमने देखने हैं कि यादव राजवंश की जानकारी के स्रोत क्या थे। तो यादव राजवंश की जानकारी के स्रोत हमारे पास क्या थे, तो मैंने बताया था आप लोगों को क्या है, केवल एकमात्र जानकारी का स्रोत है लाखामंडल शिलालेख। लाखामंडल शिलालेख, ये लाखामंडल शिलालेख किसका है? इसी यादव राजवंश की राजकुमारी, ठीक है, इसी यादव राजवंश के जो 12वें राजा थे भास्कर वर्मन, इसी 12वें राजा भास्कर वर्मन की पुत्री, ठीक है, राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है। तो उसी लाखामंडल शिलालेख से हमें यादव राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद यादव राजवंश के प्रमुख शासक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से शासक थे, इनकी उपाधि डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था इनकी उपाधि थी घंगल। क्या थी? घंगल इनकी उपाधि थी, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यादव राजवंश का अंत कैसे हुआ, किसने यादव राजवंश का अंत किया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो बंगाल के सिंहपुर या जो बंगाल के वर्मन थे या बंगाल के जो यादव थे, वो उत्तराखंड के जो यादव हैं उनसे किस प्रकार अपना संबंध मानते हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो यादव राजवंश था ये उत्तराखंड का, इसको बोला जाता है सिंहपुर का यादव राजवंश। सिंहपुर का यादव राजवंश। ये सिंहपुर कालसी के आसपास, आधुनिक जो सहसपुर है उसी के कालसी के आसपास का क्षेत्र था सिंहपुर। यहाँ पर जो यादव राजवंश था उनको सिंहपुर राजवंश या सिंहपुर यादव कहा जाता था, क्योंकि इनकी राजधानी सिंहपुर थी इसलिए कहा जाता था। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि इनका जो संबंध है वो बंगाल के यादवों से है या फिर अन्य जो विद्वान हैं उनके द्वारा इस पर क्या मत दिया गया, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भोजवर्मन, जो भोजवर्मन था, ये भोजवर्मन कौन था? जो बंगाल का यादव शासक था या बंगाल का जो वर्मन शासक था उसका एक शासक का नाम है भोजवर्मन। ठीक है, भोजवर्मन का जो बेलाव ताम्रपत्र है, इस बेलाव ताम्रपत्र से हमें ये ज्ञात होता है कि जो ये उत्तराखंड के वर्मन थे, इनका संबंध बंगाल के वर्मनों से था। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध बंगाल के वर्मनों से था। ठीक है, इसके बाद दूसरा याद रखोगे, जो जायसवाल महोदय थे, इन जायसवाल महोदय ने, ठीक है, इनका जायसवाल जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये ऐसा मानते हैं, जो ये सिंहपुर यादव है, ये मानते हैं जायसवाल महोदय, ये सिंहपुर के जो यादव थे वो स्वतंत्र शासक नहीं हुआ करते थे, बल्कि जो वाकाटक शासक थे ये इनके सामंत हुआ करते थे। ठीक है, अब जब आप इतिहास पढ़ते हो भारत का, उसमें आप वाकाटक राजवंश पढ़ते हो, ये मध्य प्रदेश के आसपास वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर जायसवाल महोदय ये कहते हैं कि उत्तराखंड का जो यादव राजवंश था वो कोई स्वतंत्र राजवंश नहीं था, बल्कि यहाँ पर वाकाटक के राजाओं के अधीन था, ऐसा उनका मानना है। इसके बाद हमने यादव राजवंश से संबंधित फैक्ट देखने थे। राजा सेनवर्मन, ये राजा सेनवर्मन कौन थे? ये राजा सेनवर्मन यहाँ पर यादव राजवंश के संस्थापक थे। तो उत्तराखंड का जो सिंहपुर यादव राजवंश था, जो सिंहपुर यादव राजवंश था, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सेनवर्मन। कौन थे? सेनवर्मन। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी सिंहपुर थी, आधुनिक कालसी के आसपास का क्षेत्र। सेनवर्मन के उत्तराधिकारी कौन थे? इनके उत्तराधिकारियों की यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन थे? पहला सेनवर्मन, दूसरा आर्यवर्मन, तीसरा देववर्मन, प्रदीप वर्मन, ईश्वर वर्मन, वृद्धिवर्मन, सिंहवर्मन, जलवर्मन, वाक्यवर्मन, घंगल, अचल वर्मन। ठीक है, ये आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर 12 राजाओं के नाम है, 10 ये हैं, 11वां है ये दिवाकर वर्मन, 12वां है भास्कर वर्मन। तो यहाँ पर किसी भी शासक का नाम नहीं पूछा जाता है, केवल आप लोग 2 शासक याद रखोगे, एक पहला शासक सेनवर्मन और दूसरा 12वां शासक भास्कर वर्मन। ठीक है, एक पहला सेनवर्मन याद रखना है, दूसरा आपको 12वां शासक भास्कर वर्मन याद रखना है। ये भी क्यों याद रखना है? क्योंकि ये राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख मिला है, ये राजकुमारी ईश्वरा इसी भास्कर वर्मन की पुत्री थी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इसके बाद एक एक करके हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, आप लोगों को क्या क्या याद रखना है।
इनकी जानकारी के स्रोत। राजकुमारी ईश्वरा का लाखामंडल जो खंडित शिलालेख है, इस शिलालेख के अनुसार राजकुमारी ईश्वरा राजा श्री भास्कर वर्मन की पुत्री और जालंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त की धर्मपत्नी बताई गई है। ठीक है, ये जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त को आपको याद नहीं रखना है, पर्टिकुलरली पूछा नहीं जाता है, केवल आप लोगों को कितना याद रखना है कि इसकी बेटी थी 12वें शासक भास्कर वर्मन की। ठीक है, इस जो लाखामंडल प्रशस्ति है, इसमें से यादव राजवंश के 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं का नाम अंकित मिलता है। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद नोट के तौर पर याद रखोगे, जो बंगाल के वर्मन थे वो स्वयं को सिंहपुर के वर्मनों का वंशज मानते थे। ठीक है, इसके बाद जो जायसवाल महोदय थे, उनके अनुसार यादव राजवंश स्वतंत्र नहीं था बल्कि वाकाटक राजवंश के अधीन था, ये मैंने समझा दिया था। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, पर्वतीय गढ़। गढ़ कहते हैं कि जो राजा महाराजा अपने छोटे से किले बनाया करते थे, इन छोटे छोटे किलों को गढ़ कहा जाता था। ठीक है, पर्वतीय गढ़ों के अनेक शासक उनके अधीन थे। इसकी जानकारी संगर, समर गंगल तथा रिपु गंगल के गंगल उपाधि धारण करने से प्राप्त होती है, क्योंकि गंगल उपाधि कोई शक्तिशाली शासक ही धारण करता था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। पर्वतीय गढ़ के अनेक शासक उनके अधीन थे। ठीक है, इसकी जानकारी किससे मिली? देखो, अधीन नहीं थे, यहाँ पर देखना, अधीन नहीं थे। क्यों नहीं थे, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, जो इनकी गंगल उपाधि है, ये गंगल उपाधि कोई महान और स्वतंत्र शासक ही धारण कर सकता था। इसीलिए यहाँ पर जो रिपु गंगल और समर गंगल ऐसे गंगल उपाधि है, इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि जो ये लोग थे यादव, ये स्वतंत्र शासक, अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर चुके थे। अब जो जायसवाल महोदय हैं, इतिहासकार बताते हैं कि जो प्रारंभ के इनके शासक हैं, वो प्रारंभ के शासक स्वतंत्र नहीं होंगे, बल्कि जब इन्होंने गंगल उपाधि धारण करी थी, तब गंगल उपाधि धारण करते समय ये स्वतंत्र अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके होंगे। तो इस समय ये अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद याद रखोगे, गंगल उपाधि धारण करने से हमें ज्ञात होता है कि यादव राजवंश के केवल प्रारंभिक जो शासक थे वही वाकाटकों के अधीन हुआ करते थे या वाकाटकों के सामंत हुआ करते थे। बाद के जो शासक थे यादव राजवंश के, उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी थी। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। इसके बाद राजा सेनवर्मन, सिंहपुर के यादव राजवंश का संस्थापक कौन था? राजा सेनवर्मन था। ठीक है, इन्हें मूल यदु पुरुष कहा जाता है। भाई याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को मूल यदु पुरुष कहा जाता है, तो मूल यदु पुरुष किसको कहा जाता है? राजा सेनवर्मन को कहा जाता है। अब राजा सेनवर्मन का राज्यरोहण काल देखेंगे कि इनका राज्यरोहण काल कब से कब तक था। ठीक है, जो व्हीलर थे, तो देखो इनका नाम कहीं पर व्हीलर आता है। ठीक है, कहीं पर व्हीलर इनका नाम आता है, कहीं पर व्हीलर लिखा रहता है, तो आपको एक ही याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे व्हीलर के अनुसार, व्हीलर कौन था भाई? ये एक ब्रिटिश यात्री था। ठीक है, इतिहासकार हुआ करता था ब्रिटिश। इनके अनुसार चतुर्थ शती या 400 ईस्वी के आसपास में इनका राज्यरोहण काल था। ठीक है, जो यादव राजवंश स्थापित हुआ था, ये कब हुआ था? 400 ईस्वी के आसपास में। ठीक है, जायसवाल महोदय के अनुसार ये 250 ईस्वी के आसपास में शासन करते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता भी कि इन्होंने कब से कब तक शासन किया, ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनता है। ये आप लोगों के एक नॉलेज के लिए है। 400 ईस्वी के आसपास व्हीलर के अनुसार इनका शासन था और 200 ईस्वी के आसपास जायसवाल महोदय के अनुसार इनका शासन था। यहाँ पर से क्वेश्चन ये नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर से केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक, यादव राजवंश का संस्थापक कौन था? याद रखोगे सेनवर्मन। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यादवों की राजधानी कहाँ थी? ये याद रखोगे सिंहपुर। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किस यादव राजा को या किस यादव शासक को मूल पुरुष, मूल यदु पुरुष या मूल यादव पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है? तो ये सेनवर्मन को ही कहा जाता है। यादव राजवंश की राजधानी, लाखामंडल खंडित शिलालेख के अनुसार
यादव राजवंश की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। कहाँ बताई गई है? सिंहपुर। ठीक है, वो भोजवर्मन के बेलाव ताम्रपत्र के अनुसार बंगाल के वर्मनों के पूर्वज सिंहपुर के शासक थे। ठीक है, बेलाव जो ताम्रपत्र है भोजवर्मन का, इसके अनुसार आप लोग क्या याद रखोगे? ठीक है, बंगाल के जो वर्मन थे वो जो उत्तराखंड का सिंहपुर वर्मन है, जो सिंहपुर यादव हैं, उनके वंशज हुआ करते थे, ये याद रखोगे। ठीक है, लाखामंडल प्रशस्ति के अनुसार, ठीक है, लाखामंडल का प्राचीन नाम क्या था? मढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कहीं पर नोट करके लिखना है कि लाखामंडल का प्राचीन नाम क्या है? लाखामंडल का प्राचीन नाम है मढ़। मढ़, लाखामंडल का प्राचीन नाम क्या है? मढ़। अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं होता है ये प्राचीन नाम, तो आप लोग क्या करोगे? अपनी कॉपी के कहीं पर पर्टिकुलरली एक स्थान आप प्राचीन नामों के लिए बना लोगे। ठीक है, जैसे मैं अभी तक क्या क्या बता चुका हूँ। कंचनपुरी खटीमा का प्राचीन नाम, मोरध्वज कोटद्वार का प्राचीन नाम, वीरभद्र ऋषिकेश का प्राचीन नाम, गोविशाण काशीपुर का प्राचीन नाम, मढ़ लाखामंडल का प्राचीन नाम, कालकूट कालसी का प्राचीन नाम। दोबारा सुनोगे, कालकूट कालसी का प्राचीन नाम, कालकूट। ठीक है, क्या है? कालकूट, कालकूट। ठीक है, किसका नाम है प्राचीन? कालसी का प्राचीन नाम। ऐसे ही आप लोगों को अपने एक कॉपी के पेज पर लिस्ट बनानी है सारे प्राचीन नामों की। ठीक है, अब यादव राजवंश के जो ये शासक हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप लोग केवल नाम याद रखोगे, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार यादव की गंगल क्या थी? इनकी उपाधि हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद अब हम उत्तराखंड में नाग राजवंश को देखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में क्या देखेंगे? नाग राजवंश। ठीक है, नाग राजवंश उत्तराखंड के हिसाब से भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखोगे हर दूसरे पेपर में नाग राजवंश से एक क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड के जितने भी पेपर होते हैं, तो नाग राजवंश ये यादव राजवंश से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है, इनकी जानकारी के स्रोत हमारे पास क्या क्या है? शुद्ध महादेव त्रिशूल अभिलेख, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख। गोपेश्वर जो त्रिशूल अभिलेख है इसको शक्ति त्रिशूल अभिलेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्ति त्रिशूल, ये गोपेश्वर वाले को कहते हैं। ठीक है, अब शुद्ध महादेव त्रिशूल अभिलेख ये उत्तराखंड से में नहीं है, ये वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, गोपेश्वर चमोली में पड़ेगा। बाड़ाहाट, ये बाड़ाहाट उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, याद रखोगे। बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है? उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है और पौराणिक नाम सौम्यकाशी है। क्या नाम है पौराणिक? उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है सौम्यकाशी। ठीक है, याद रखोगे सौम्यकाशी। अब इसके बाद प्रमुख नाग शासक देखेंगे, अंशुनाग, विभुनाग, स्कंदनाग और गणपति नाग। ये 4 हम नाग शासक डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम पर। और यहाँ पर प्रमुख नाग मंदिरों को डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड में कौन कौन से नाग मंदिर हैं? पिथौरागढ़ का बेनी नाग, बेरी नाग, धौली नाग, पिंगल नाग, ठीक है, काली नाग, ये सब नाग राजवंश को देखेंगे। इसके बाद नाग राजवंश का अंत किसने किया, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, सबसे पहले नाग राजवंश की जानकारी के बारे में हमें क्या पता है? 600 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के आसपास तक नाग राजवंश का उत्तराखंड में शासन रहा था। कब से कब तक? ये 600 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी तक। इसके बाद मध्य हिमालय में ही नहीं, उसके पश्चिमी पड़ोसी देश में भी, ठीक है, प्रदेशों में भी 6 से लेकर 7वीं ईस्वी तक नाग राजवंश का अस्तित्व था। ये मैं बता चुका हूँ कब से कब तक था, 600 से लेकर 700 ईस्वी तक। इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? इनकी जानकारी का मुख्य स्रोत इनके 2 त्रिशूल अभिलेख हैं जो निम्न स्थानों से प्राप्त हुए। एक शुद्ध महादेव त्रिशूल अभिलेख जम्मू कश्मीर, दूसरा गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख चमोली गढ़वाल। ठीक है, याद रखना। अब गोपेश्वर जो त्रिशूल अभिलेख है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कैसा बनता है यहाँ पर से, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखना, नाग राजवंश से संबंधित है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख किससे संबंधित है? नाग राजवंश से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर से, ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में कितने नाग शासकों का नाम अंकित है? 4 नाग शासकों का नाम अंकित है, ये भी याद रखना। कौन कौन से? स्कंदनाग,
विभु नाग, अंशु नाग, गणपति नाग, ये 4 नाग शासकों का नाम अंकित है गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है यहाँ पर से कि निम्न में से कौन सा नाग शासक, ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में वर्णित नहीं है। तो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में कौन सा नाग शासक वर्णित नहीं है, ठीक है, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग, या कोई और नाग दे देगा काली नाग, या दे देगा पिंगल नाग, ठीक है, या दे देगा धौली नाग। तो याद रखना कौन सा है, ये 4 नाम याद रखोगे, ये गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख में वर्णित है। बाकी ये काली नाग, धौली नाग, पिंगल नाग, इनका केवल मंदिरों में ही नाम मिलता है, बाकी इनका नाम नहीं मिलता है। त्रिशूल अभिलेख में उल्लेखित है कि गणपति नाग ने अपने राज्यवर्ष में गोपेश्वर के रुद्र महालय मतलब ये गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है ये कहाँ पर है भाई, यहाँ पर एक शिवालय है, गोपेश्वर में एक शिवालय है जिसको रुद्र महालय कहा जाता है। क्या है? शिवालय। इसी शिवालय में एक त्रिशूल अंकित है, एक त्रिशूल गाड़ा हुआ है, मतलब एक त्रिशूल को गाड़ा है यहाँ पर शिवालय में। उस त्रिशूल में इन 4 क्रमागत शासकों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। इस त्रिशूल लेख में गणपति नाग के पिता अंशु नाग का नाम अंकित था। ये जो त्रिशूल लेख है, देखो ये चमोली के गोपेश्वर में एक शिवालय है, इस शिवालय का नाम है रुद्र महालय। इस शिवालय में एक त्रिशूल अंकित है, इस त्रिशूल का नाम है शक्ति त्रिशूल। क्या नाम है? शक्ति त्रिशूल, ठीक है। इस त्रिशूल के ऊपर स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग, गणपति नाग, इन 4 नाग शासकों का नाम अंकित है, ठीक है। ये किसने स्थापित किया था? ये गणपति नाग ने स्थापित किया था। ये त्रिशूल अभिलेख किसने स्थापित किया था? गणपति नाग ने ये स्थापित किया था, ठीक है, याद रखना। शुद्ध महादेव तथा गोपेश्वर त्रिशूल लेख 6वीं से 7वीं ईस्वी में दक्षिण ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं भाई। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख किस लिपि का है, उत्तर ब्राह्मी, दक्षिण ब्राह्मी, या फिर खरोष्टी या अरमाइक लिपि। तो किस लिपि का है? ये है दक्षिण ब्राह्मी लिपि, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं भाई, देखो शुद्ध महादेव त्रिशूल अभिलेख और गोपेश्वर त्रिशूल महालेख, ये दोनों ही दक्षिण ब्राह्मी लिपि में हैं। ये दोनों किस लिपि में है? दक्षिण ब्राह्मी लिपि में। और ये बाड़ाहाट जो त्रिशूल अभिलेख है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी को बोला जाता है। बाड़ाहाट जो त्रिशूल अभिलेख है ये उत्तर ब्राह्मी लिपि में है। शुद्ध महादेव और गोपेश्वर दक्षिण ब्राह्मी लिपि और बाड़ाहाट उत्तर ब्राह्मी लिपि, ठीक है, याद रखना। इसके बाद बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख, इसको डिस्कस करते हैं। बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख गणपति नाग का है। तो देखो बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख भी किसका है? गणपति नाग का है। और ये जो गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख है वो भी गणपति नाग का ही है। इस अभिलेख की लिपि उत्तर ब्राह्मी है। गणपति नाग उत्तरी नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो जो ये उत्तराखंड में नाग राजवंश स्थापित हुआ था, इस नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इस नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति नाग। कौन था? गणपति नाग। 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तराखंड में नाग राजवंश का, या केवल उत्तराखंड में नहीं भाई, पूरे उत्तर भारत में उत्तरी नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति नाग, ठीक है। यमुना प्रदेश से, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, यमुना प्रदेश से यादव राजवंश की शक्ति का नाश किसने किया था? ये नाग राजवंश ने ही किया था। इनके प्रमुख नाग मंदिर बेरीनाग, बेनीनाग, धौलानाग, कालीनाग, पिंगलनाग, ये सब कहाँ पर हैं? ये सब पिथौरागढ़ जनपद में हैं। कहाँ पर हैं? पिथौरागढ़ जनपद में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ पर नाग राजवंश से क्या क्या क्वेश्चन याद रखने पेपर के लिए। पहला क्वेश्चन, नाग राजवंश की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या हैं याद रखोगे। पहला क्वेश्चन शुद्ध महादेव, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख, बाड़ाहाट त्रिशूल अभिलेख, पहला क्वेश्चन आपको यही याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, जो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख है इसमें कितने नाग शासकों का नाम मिलता है? 4 नाग शासकों का। क्रम भी याद रखोगे, अंशु नाग, विभु नाग, स्कंद नाग, गणपति नाग, ठीक है। क्रम ये नहीं है, क्रम ये है भाई, स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग, ठीक है। ये 4 नाग शासक हैं। इसके बाद इनके प्रमुख नाग मंदिर याद रखोगे।
और नाग राजवंश का अंत किसने किया, ये याद रखोगे, किसने किया था, ये गुप्त लोगों ने किया था। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, इसी जो इनके शिलालेख हैं या इनके जो त्रिशूल अभिलेख हैं, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख और शुद्ध महादेव त्रिशूल अभिलेख दक्षिण ब्राह्मी लिपि में, बाड़ाहार त्रिशूल अभिलेख उत्तर ब्राह्मी लिपि में। बाड़ाहार त्रिशूल अभिलेख किसका है, गणपति नाग का। इसी बाड़ाहार त्रिशूल अभिलेख से हमें ये ज्ञात होता है कि गणपति नाग उत्तरी नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था। ठीक है, अब यहाँ पर नाग राजवंश का अंत रामगुप्त, देखो रामगुप्त गुप्त शासक हुआ करता था। ठीक है, रामगुप्त गुप्त वंश का एक अयोग्य शासक था। शकों के आक्रमण से भयभीत होकर स्वभार्या अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी को शक राजा को देकर संधि करने का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कृतपुर राज्य के गुप्त राज्य की उत्तरी सीमा में बसा एक अधीनस्थ राज्य को बताया गया है। अब इस जो हमने पूरा अभी पढ़ा है इसको समझते हैं। ठीक है, रामगुप्त, ठीक है, रामगुप्त एक गुप्त शासक था जो कि बहुत ही अयोग्य शासक हुआ करता था। इस रामगुप्त पर देखो उत्तराखंड में यहाँ पर आप पढ़ोगे शक राजवंश, शक। अब यहाँ पर जैसे ही नाग राजवंश खत्म होता है वैसे ही उत्तराखंड में शकों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही शकों का आधिपत्य स्थापित हो गया उत्तराखंड में, तो शक लोग क्या करेंगे, रामगुप्त पर आक्रमण करेंगे, गुप्त राजवंश पर आक्रमण करेंगे। इस समय गुप्त राजा थे रामगुप्त। ठीक है, अब रामगुप्त क्या करता है, शक अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी जो कि बहुत ही सुंदर होती है, भाई बहुत सुंदर होती है इसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी, इस ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को दे देता है और बोलता है महाराज मुझे माफ़ कर दो और संधि कर लो। ठीक है, याद रखना, ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को दे देता है कौन, रामगुप्त। ठीक है, अब संधि कर ली। इसके बाद समुद्रगुप्त को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि रामगुप्त अपनी पत्नी को एक शक शासक को देकर संधि कर देता है, तो समुद्रगुप्त क्या करता है, ये रामगुप्त को गद्दी से हटा देता है और मरवा देता है। ठीक है, याद रखना, और ध्रुव शकों पर आक्रमण करता है और शकों को जीत लेता है और ध्रुव स्वामिनी को वापस लेकर आता है और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। ठीक है, और इसी समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी है, याद रखना समुद्रगुप्त की है। प्रयाग प्रशस्ति से जो कृतपुर राज्य है, भाई कृतपुर राज्य उत्तराखंड के जो कार्तिकेयपुर राज्य है इसको कहा गया है। भाई याद रखना, उत्तराखंड का जो कार्तिकेयपुर राज्य है उसको कृतपुर राज्य कहा गया है। ठीक है, उत्तराखंड का जो कृतपुर राज्य है इसको गुप्त राज्यों के अधीन या उसकी, देखो गुप्त राज्यों की उत्तरी सीमा में बसा एक अधीनस्थ राज्य बताया गया है इसको। ठीक है, याद रखोगे, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कीर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा में बसा एक अधीनस्थ राज्य बताया गया है। इतना आप लोगों को याद रखना है बस। यहाँ पर नाग राजवंश और हमारे गुप्त के अधीन जो उत्तराखंड का इतिहास है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हर्ष के अधीन उत्तराखंड। देखो अभी तक हम गुप्तों के अधीन उत्तराखंड देख रहे थे, अब यहाँ पर से हम देखेंगे हर्ष के अधीन उत्तराखंड। अब यहाँ पर से क्या देखेंगे, हर्ष के अधीन उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना हर्ष के अधीन जो उत्तराखंड था, याद रखना छठी सती ईस्वी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब जो एक होता है पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब पहले का प्राचीन वाला समय, उत्तरार्ध होता है बाद वाला समय। कौन सा, बाद वाला समय। ये वर्तमान, ये वर्तमान, इससे जो पहले बीत गया भूतकाल में वो होता है पूर्वार्ध। क्या होता है, पूर्वार्ध। और जो आएगा भविष्य में वो होता है उत्तरार्ध। ठीक है, उत्तरार्ध में कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों के आधिपत्य को उत्तराखंड में समाप्त कर दिया। तो जो उत्तराखंड में यादव राजवंश था, इस यादव राजवंश को समाप्त किया था नाग राजवंश ने, और नाग राजवंश को समाप्त किया था किसने, कन्नौज के मौखरी राजवंश ने। ठीक है, किसने समाप्त किया था, कन्नौज के मौखरी राजवंश ने। मौखरी राजवंश का जो अंतिम शासक था ग्रहवर्मा, इसकी हत्या हो जाने के बाद उसका राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के पास आ जाता है। ये तो भाई जो ये बात हो गई ये तो भारत के इतिहास से हो गई। ये आप लोगों ने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि जैसे ही कन्नौज का जो मौखरी राजवंश है
यहाँ का जो अंतिम शासक है ग्रहवर्मा, इसको बंगाल के वर्मन शासकों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसकी जो ग्रहवर्मा की पत्नी होती है राजश्री, ये राजश्री हर्षवर्धन की, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, याद रखना, यहाँ पर जो ग्रहवर्मा की पत्नी होती है, ठीक है, उसको ले जा लेते हैं जो वर्मन होते हैं वो अपने साथ। तो वहीं पर हर्षवर्धन क्या करता है, अपने बहनोई की या फिर अपने जीजा जी की मृत्यु के बाद उसका राज्य अपने अधीन कर लेता है। अब यहीं पर हर्ष के अधीन उत्तराखंड पड़ेंगे और हर्ष के बाद उत्तराखंड पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो है भाई, ये तीन जो राजवंश हैं, शत्रुघ्न राज्य, गोविषाण राज्य और ब्रह्मपुर राज्य, ये तीनों आप उत्तराखंड में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट के उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, ठीक है। याद रखना, शत्रुघ्न राज्य, गोविषाण राज्य और ब्रह्मपुर राज्य, हर्ष के बाद ये तीन राज्य उत्तराखंड में अस्तित्व में आए थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब याद रखना, कान्याकुब्ज में 647 ईस्वी में वर्धन राजवंश का अंत हो जाता है। कान्याकुब्ज, कान्याकुब्ज किसको कहा है भाई, इतिहास में कन्नौज को ही कान्याकुब्ज कहा गया है। किसको, कन्नौज के आसपास के क्षेत्र को ही कान्याकुब्ज कहा गया है। तो 647 में जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, वैसे ही कान्याकुब्ज में वर्धन वंश का अंत हो जाता है। फलस्वरूप मध्य हिमालय में शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और गोविषाण राज्य के तीन पुराने जनपद अब कान्याकुब्ज से स्वतंत्र हो गए हैं, ठीक है। जब तक हर्ष जीवित था तो तब तक ये शत्रुघ्न राज्य, गोविषाण राज्य और ब्रह्मपुर हर्ष के अधीन थे। जैसे ही 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु होती है तो ये अपने तीनों राज्य शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविषाण स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेते हैं या स्वतंत्र को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेते हैं, ठीक है। तीनों जनपद पहले कुलिंद जनपद के विखंडित होने पर स्थापित हुए थे। जो कुलिंद राजवंश था उसके विखंडित होने से ये तीनों ही राज्य बने थे। बाद में एक लघु समय के लिए हर्ष के अधीन हो गए थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। इन तीनों जनपदों की सूचना हमें चीनी यात्री युआन च्वांग को भाई पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये कोई नाम नहीं है, कोई नया नाम नहीं है। युआन च्वांग का ओरिजिनल नाम जो आप पढ़ते हो भारत में, यह है फेनसांग। कौन है, फेनसांग। फेनसांग का नाम युआन च्वांग भी था, ठीक है, याद रखना। फेनसांग के जो यात्रा वृत्तांत था सीयू की, उससे हमें ये पता चलता है कि इस फेनसांग के जो यात्रा वृत्तांत है उसमें लिखा गया है कि गोविषाण, ब्रह्मपुर और शत्रुघ्न राज्य ये तीनों ही गुप्त के बाद, ठीक है, स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे। शत्रुघ्न राज्य को याद रखना है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, इसकी राजधानी कहाँ थी और इसके प्रमुख शासक कौन कौन थे, क्या ज्ञात शासक हैं। देखो, इतिहास हमें उत्तराखंड का अभी तक का जो इतिहास है वो ज़्यादा हमें पता नहीं है। मुख्य रूप से जो हमें इतिहास ज्ञात है ये कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश से ज्ञात है। अभी तक का हम थोड़ा थोड़ा ही इतिहास डिस्कस कर रहे हैं भाई यहाँ तक, ठीक है। शत्रुघ्न राज्य, शत्रुघ्न राज्य को जो चीनी यात्री है फेनसांग, इसने क्या क्या लिखा है भाई, सुलुकिन्ना, क्या लिखा है, सुलुकिन्ना, ये इसने शत्रुघ्न राज्य का नाम लिखा है। चीनी यात्री के अनुसार शत्रुघ्न साम्राज्य का राज्य विस्तार, ठीक है, क्या पढ़ लें, शत्रुघ्न राज्य का साम्राज्य विस्तार। चीनी यात्री के अनुसार इसकी पूर्वी सीमा में गंगा बहती थी। पूर्वी सीमा, देखो अगर ये शत्रुघ्न राज्य है, इसकी पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती है। उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत अवस्थित हैं, अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वत मतलब हिमालय, ठीक है। यमुना इसके मध्य से होकर बहती थी, यमुना नदी मध्य से होकर बह रही है। और इस प्रकार इस राज्य का विस्तार अंबाला से सहारनपुर तक बताया गया है, ठीक है। तो गंगा कहाँ बहती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कुलिंद राजवंश में। तो कुलिंद राजवंश में गंगा बहती थी हरिद्वार के आसपास, तो यहीं सहारनपुर से लेकर के पश्चिम में सतलज या अंबाला तक किसका विस्तार था, ये शत्रुघ्न राज्य का विस्तार था, ठीक है। इस राज्य की राजधानी वर्तमान शुद्ध गांव से की जाती है,
जो गंगा के आंतरिक भाग में स्थित था। ठीक है, शत्रुघ्न राज्य की राजधानी किसको बताया गया है भाई, याद रखना, शत्रुघ्न राज्य की राजधानी किसको बताया गया है, शुद्ध गांव। ये शुद्ध गांव कहाँ था, अब ये शुद्ध गांव ये हमारे जो इतिहासकार यशवंत सिंह कठौत जी हैं ये मानते हैं कि ये शुद्ध गांव जो है सहारनपुर के आसपास के क्षेत्र में था। कहाँ था, सहारनपुर के आसपास वाले क्षेत्र में था। ठीक है, इतना याद रखोगे, बस केवल इतनी ही पॉइंट हमें इसको याद है। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे, शत्रुघ्न राज्य की जानकारी हमें चीनी यात्री युआन च्वांग या फेनसांग से पता चलती है। शत्रुघ्न राज्य को फेनसांग ने सु लू किन्ना लिखा है। इसकी जो सीमा है बताया है कि सहारनपुर से लेकर के अंबाला तक। इसकी राजधानी सुदगांव बताई गई है। सुदगांव वर्तमान में सहारनपुर का एक गांव कहा गया है। ठीक है, इतना याद रखोगे। इसके बाद गोविषाण राज्य, गोविषाण नाम किसका है, गोविषाण नाम है भाई काशीपुर का। किसका, काशीपुर का। किसका नाम है, काशीपुर का। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था भाई, देखो दक्षिण में तो नैनीताल जनपद की सीमा इसकी सीमा हो गई। नैनीताल जनपद की जो सीमा है इस गोविषाण राज्य की सीमा हो गई दक्षिण में। उत्तर में ब्रह्मपुर राज्य था इसके, उत्तर में कौन था, ब्रह्मपुर राज्य। तो उत्तर में ब्रह्मपुर राज्य की सीमा इसकी सीमा हो गई। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। इसकी राजधानी कहाँ थी याद रखोगे। क्या प्रमुख ज्ञात शासक याद रखोगे, केवल दो ही ज्ञात शासक हैं, एक का नाम है मातृमित्र और एक का नाम है पृथ्वीमित्र। एक का नाम है पृथ्वीमित्र, दूसरे का नाम है मातृमित्र। ठीक है, गोविषाण राज्य कनिंघम के अनुसार कुपीसेंगना, कनिंघम के अनुसार गोविषाण राज्य का नाम क्या है, कुपीसेंगना। क्या है, कुपीसेंग या संगना, ये किसका नाम है, कुपीसेंगना गोविषाण राज्य का। किसके अनुसार, कनिंघम के अनुसार। तत्कालीन नैनीताल जनपद के जो तराई भाबर वाला जो एरिया है इसके प्रदेश काशीपुर के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो रामपुर और पीलीभीत जनपद हैं ये भी गोविषाण राज्य के अंतर्गत थे। तो गोविषाण राज्य के अंतर्गत हमें क्या क्या पता चल गया, एक काशीपुर और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र था, दूसरा उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला और उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला। ये तीन जिले काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत, ये तीनों गोविषाण राज्य के अंतर्गत थे। और गोविषाण का जो आधुनिक नाम है भाई वो है काशीपुर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझना है। इसके बाद गोविषाण राज्य का विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार क्या है, इस राज्य का विस्तार पश्चिम में रामगंगा नदी, ये कौन सी नदी है, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा नदी याद रखना, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित है कालाडूंगी के आसपास, उस कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच से रामगंगा नदी होके बहती है। तो ये कॉर्बेट का जो एरिया था रामगंगा नदी से, ये गोविषाण राज्य में था भाई, याद रखना। इसकी सीमा रामगंगा नदी से लेकर के पूर्व में शारदा और काली नदी तक था। अब थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक अगर जगह है तो इसको मैप के आधार पर देखते हैं। ये उत्तराखंड, ये क्या है हमारा उत्तराखंड, या अगर आप कंप्लीट उत्तराखंड का मैप बनाते हो तो ये उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड का जो है ये उधम सिंह नगर जनपद। अब यहाँ पर हो गया बरेली, यहाँ पर हो गया बरेली के बाद रामपुर और पीलीभीत। ठीक है, सॉरी, पहले पीलीभीत और रामपुर आएगा, फिर बाद में आएगा बरेली। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्तराखंड है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से मान लो ये रामगंगा नदी बहती है। ठीक है, ये रामगंगा नदी हो गई और ये काली नदी। इन दोनों नदियों के बीच में क्या पड़ता है, इन दोनों नदियों के बीच में हमारा पड़ता था गोविषाण राज्य। इसी के यहाँ पर सीमा पर ये दो रामपुर और पीलीभीत, रामपुर और पीलीभीत भी ये यहीं पर हैं। आप ऐसा समझोगे, ये काली नदी और ये रामगंगा नदी, यहाँ पर से इधर रामपुर और यहाँ पर से इधर पीलीभीत। तो ये पूरा एरिया किसका था, ये पूरा एरिया गोविषाण का था। उत्तराखंड का मैप हम इंक्लूड करेंगे जब तब मैं इसको आपको समझाऊंगा। ठीक है,
तो आप लोगों को यहाँ पर से क्या याद रखना है, गोविषाण राजवंश की राजधानी। कनिंगम के अनुसार गोविषाण राज्य की राजधानी की पहचान काशीपुर से 1 मील दूर, काशीपुर से 1 मील दूर उज्जैन ग्राम से की गई है। ठीक है, उज्जैन ग्राम से की गई है। गोविषाण से प्राप्त ईंटों पर उत्कीर्ण जो अभिलेख है, इसमें पृथ्वी मित्र और मातृमित्र इन 2 शासकों का नाम मिलता है। गोविषाण राजवंश से हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, केवल आपको 2-4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, गोविषाण किसका प्राचीन नाम है, काशीपुर का, रट गया होगा भाई अभी तक। तो गोविषाण राज्य में क्या क्या था, गोविषाण राजवंश में काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत, ये 3 जनपद गोविषाण राज्य में थे। इसकी राजधानी, गोविषाण राज्य की राजधानी याद रखोगे काशीपुर का उज्जैन ग्राम, काशीपुर का उज्जैन ग्राम। प्रमुख शासक याद रखोगे पृथ्वीमित्र और मातृमित्र। विस्तार याद रखोगे काली नदी से लेकर के रामगंगा नदी तक, काली नदी से लेकर के रामगंगा नदी तक, ये हो गया हमारा पीलीभीत, ये हो गया रामपुर, और यहाँ पर कहीं पर काशीपुर। ये पूरा किसका राज्य, ये पूरा गोविषाण का राज्य। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर से कल हम आगे डिस्कस करेंगे, कल हम ब्रह्मपुर राज्य डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर मैप लेके आऊँगा, तो थोड़ा मैप से भी डिस्कस कराऊँगा आप लोगों का कल। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।